अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉक आई। आईसीसी वर्ल्ड टी20 की सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज एक बहुत बड़ा अपसेट नज़र आया और जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और पाकिस्तान की टीम जो है आफ्टर हैविंग अ पुअर स्टार्ट इन द टूर्नामेंट विल मेक इन टू द सेमीज। और ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। स्पेशली नेदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराया है, तो स्पेशली आज जो मैच नंबर 1 है इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये मैच जो है नेदरलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान था। जनूबी अफ्रीका ये मैच जीतती तो कंफर्टेबली ये सेमीफाइनल में पहुंच जाते, लेकिन नेदरलैंड ने जो है आज प्रूव किया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल है और ये ऐसी टीम है जो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को जस्ट लाइक आयरलैंड हरा सकती है। तो सबसे पहले इस मैच को डिस्कस करेंगे अपने इस व्लॉग में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता इस मैच में और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। अगर देखा जाए तो अच्छा डिसीजन था। एडिलाइड जो है यहाँ पे जो ग्राउंड है ये बड़ा अच्छा ग्राउंड समझा जाता है फास्ट बॉलिंग के लिए भी, और कई दफ़ा विकेट जो है टू पेस्ड होती है यहाँ। और जैसे कि हमने आज देखा ये पहले मैच में भी और इवन पाकिस्तान का और जो नेक्स्ट जो मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें भी यही नज़र आया कि विकेट टू पेस्ड है। तो बैटिंग के लिए इतनी आसान विकेट नहीं होती, तो जनूबी अफ्रीका का अच्छा वाइस डिसीजन था पहले बॉलिंग करने का। मगर नेदरलैंड ने खूब बैटिंग की। पहले जो ओपनिंग पेयर था इसने 8.3 ओवर्स में 58 रन्स का ओपनिंग स्टैंड दिया। जो ओपनर्स थे वो मैक्स टूडो और स्टीफन मायबर्ग थे। आउटस्टैंडिंग मेरिट की बैटिंग की है अगर देखा जाए तो, स्पेशली जब आप वाइन पार्नल, कगिसो रबाडा, लंगी नगीडी और एनरिक नोकिया को खेलते हैं इनिशियली, तो बड़ा मुश्किल होता है इनके खिलाफ सरवाइव करना। और देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी टीमों को बढ़ाया है इनके फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाइन पार्नल, कगिसो रबाडा और इसके अलावा लंगी नगीडी को कोई विकेट नहीं दी आज नेदरलैंड के बैट्समैनों ने। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने कितना अच्छा होमवर्क किया हुआ था। नेदरलैंड की टीम के लिए भी इस मैच की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। वो इसलिए कि अगर आज नेदरलैंड नंबर 4 फिनिश करता है इस पूल में, तो ये अगले वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते। तो वही हुआ और आज इन्होंने नंबर 4 स्पॉट हासिल किया पूल में, और अगले जो 2024 में वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज़ में, तो उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया नेदरलैंड ने, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक एसोसिएट नेशन के लिए। स्टीफन मायबर्ग और मैक्स टूडो ने जो ओपनिंग स्टैंड दिया वो 8.3 ओवर्स में 58 रन्स का था, जो कि बड़ा अच्छा और एक सॉलिड ओपनिंग स्टैंड प्रोवाइड किया इन दोनों बैट्समैनों ने। और यही समझा जा रहा था कि आज नेदरलैंड जो है एक बड़ा टोटल करेगा। और फिर जब पहली विकेट गिरी स्टीफन मायबर्ग की, तो अगली पार्टनरशिप फिर मैक्स टूडो और इसके अलावा टॉम कूपर के दरमियान लगी। टॉम कूपर वैसे इस टूर्नामेंट में नंबर 5 पे भी खेले हैं, नंबर 4 पे भी खेलते रहे हैं। यूं बास टिलीडे नंबर 3 पे आते हैं, लेकिन आज उन्होंने टॉम कूपर को भेजा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए ये एडिलाइड में और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में बहुत दफ़ा खेले हुए हैं टॉम कूपर, तो उन्हें कंडीशंस का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था और बड़ी अच्छी बैटिंग की इन्होंने मैक्स टूडो के साथ मिलके। जो अगली शराकत इनकी बनी वो 39 रन की बनी। अगर देखें तो ग्राउंड को बहुत अच्छा यूज़ किया दोनों बैट्समैनों ने। और जो अगली ये जो पार्टनरशिप हुई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3.5 ओवर्स की ये पार्टनरशिप थी, इससे ज़्यादा की पार्टनरशिप नहीं थी ये। और इसने बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया। स्पेशली टॉम कूपर की जो बैटिंग थी, उन्होंने 35 रन किए हैं 19 गेंदों पे, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 184 के स्ट्राइक रेट के साथ। प्रॉबेबली अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे ये, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी सुथरी बैटिंग की। और इन्होंने एक ओवर में बहुत ज़्यादा हिटिंग की, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो स्ट्राइक रेट है उसे भी इम्प्रूव करने में कामयाब हुए, और जो इनका टीम का जो स्कोरिंग रेट था उसे भी ये मेंटेन करने में कामयाब हो गए। फिर ये
97 पे सेकंड विकेट गिरी 12.4 ओवर में। मैक्स टूडो की आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट उनका रहा, क्वालिफिकेशन राउंड से लेके वर्ल्ड कप का जो सुपर 12 मरहला था उसमें भी बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आज भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है, इसलिए कि ये आज जो इनिंग्स थी ये क्राफ्टी इनिंग थी, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनिंग थी। जब आपका जो दूसरा प्लेयर होता है जो आपके साथ खेल रहा हो वो अच्छा खेल रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा रिस्क लेने की। और मैक्स टूडो ने यही किया, एक चौका और एक छक्का लगाया और बाकी सिंगल्स लिए हैं और अपने साथ खिलाते रहे टॉम कूपर और स्टीफन माइबर्ग को। फिर 15 ओवर्स में 112 रन थे और टॉम कूपर की यहाँ विकेट गिरी तो ऐसे लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका आखिर में जाके इन्हें रोक लेगा, लेकिन अगले 5 ओवर में फिर 46 रन का इजाफा हुआ। और यहाँ पे क्रेडिट हमें जरूर देना चाहिए कॉलिन एकरमन को। कॉलिन एकरमन ने 41 रन किए हैं 26 बॉल्स पे, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 157 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि आज की ट्रेडमार्क इनिंग्स थी नेदरलैंड के लिए। और नेदरलैंड की जो नेदरलैंड का फ्यूचर है उसके लिए ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन एक एसोसिएट नेशन को मिलना बहुत बड़ा एजाज है। 41 रन किए 26 गेंदों पे 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और फिर आगे बास डिलीडे आउट हो गए, एनरिक नोकिया ने इन्हें आउट किया और स्कॉट एडवर्ड्स ने 12 रन किए 7 बॉल्स पे, 2 चौके हिट जरूर किए हैं स्कॉट एडवर्ड्स ने। और ये जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थी, यानी जो छठी विकेट की शराकत थी, इसने भी टीम के जो टीम का स्कोर है उसमें काफी इजाफा किया, 35 रन का ये इजाफा था। और जो जब हाफ वे स्टेज आया तो ऐसे ही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को ये टारगेट चेस करने में मुश्किलात होंगी, इसलिए कि जो लास्ट मैच ये पाकिस्तान से आ रहे हैं बहुत पुअर खेले थे और इंडिया के खिलाफ मैच में भी कोई बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने अचीव नहीं किया था। बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो 2 विकेटें किशफ महाराज ने हासिल की हैं 27 रन दे के 4 ओवर्स में, और 4 ओवर्स में एनरिक नोकिया ने 10 रन दे के 1 विकेट ली है, जबकि एडन मार्करम ने 16 रन दे के 1 विकेट ली है 2 ओवर्स में। बाकी कोई बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लंगी नगीडी, वाइन पार्नल और कगिसो रबाडा कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, जो कि सबसे मेन रीजन थी आज साउथ अफ्रीका की हार की। 159 रन का इन्हें टारगेट मिला था 159 रन का, और इन्होंने जनूबी अफ्रीका की जो पूरी टीम है वो 145 रन बना सकी 20 ओवर्स में। 8 विकेटें इनकी गिरी, सारे प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट बैटिंग करने इनकी आए हैं, स्टार्ट मिले हैं। देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक के 13 रन हैं, तिम्बा बवूमा के 20 रन हैं, राइलो रोसो के 25 रन हैं, एडन मार्करम और डेविड मिलर के 17 रन हैं, हेनरिच क्लासन के 21 रन हैं। इस अगर देखें तो पूरा टॉप ऑर्डर जो है वो ये मैच 13 रन से आ रहे हैं सिर्फ, तो जो पूरा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर जो है उस सबको स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन कोई अपने स्टार्ट को कंसोलिडेट नहीं कर सका। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका के लिए। और अगर देखें तो पार्टनरशिप्स भी कोई ज्यादा लंबी नहीं लग सकी। अगर देखें तो क्विंटन डिकॉक की और तिम्बा बवूमा की 21 रन की पार्टनरशिप थी, जबकि तिम्बा बवूमा की और राइले रोसो की जो पार्टनरशिप थी 18 रन की थी। फिर आगे राइले रोसो की और एडन मार्करम की जो पार्टनरशिप हुई वो 25 रन की थी। फिर अगली जो पार्टनरशिप थी वो 26 रन की थी बिटवीन एडन मार्करम एंड डेविड मिलर। और उसके बाद फिर डेविड मिलर की और हेनरिक क्लासन की जो पार्टनरशिप हुई थी वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 22 रन की थी। फिर वाइन पार्नल के साथ 1 रन की पार्टनरशिप हुई। मीन्स टू से कि इनकी जो पूरी पार्टनरशिप्स हैं वो किसी मोमेंटम के साथ नहीं बनी। कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं था जो कि सॉलिड इनिंग्स डेवलप करता और अपनी टीम को यहाँ पे जिताने में अहम किरदार अदा करता। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम लग रही थी इस टूर्नामेंट में। अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ये पहला मैच ड्रॉ गया था इनका, वो बहुत बड़ी किस्मत थी उस दिन जिम्बाब्वे की, क्योंकि 80 ऑड रन इन्हें चेस करने थे और जो अवर्स थे वो भी आई थिंक 10 अवर्स थे, मेरे हिसाब से 10 अवर्स थे या कुछ इसी हिसाब से थे, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में डिस्कस किया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका ने 3 ओवर्स में 50+ रन बना दिए थे, तो वो फिर बारिश हुई और इनका मैच ड्रॉ हुआ, जो कि आज इनको बहुत भारी पड़ा है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे अपने इनिशियल मैचेस में, लेकिन सॉरी टू से वो ये अपनी जो आज की इनकी परफॉर्मेंस थी, इस परफॉर्मेंस की वजह से पूरे टूर्नामेंट में जो इन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया हुआ था वो जाके मिट्टी में मिल गया और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी है इनके लिए।
और आगे जो जनूबी अफ्रीका का फ्यूचर है वो इससे शाइन नहीं करेगा, वो इससे डिक्लाइन ही करेगा। अब जनूबी अफ्रीका को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इन्हें यही करना चाहिए कि डिवाल्ड ब्रेविस, इसके अलावा इन्हें अपने आप नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए और एक नए कैप्टन के साथ एक नया कोर डेवलप करना चाहिए, बजाय इसके कि ये इसी तरह से एक पुराने और एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ये चलते जाएं और इसी तरीके से ये डिक्लाइन ही करेंगे अगर ये तिम्बा बवूमा के साथ अब ये कंटिन्यू करते हैं। इन्हें एक फ्रेश कैप्टन चाहिए, नया कैप्टन चाहिए। साउथ अफ्रीका में और ये जो अफ्रीकन वर्ल्ड है इसमें कैप्टन्स जो हैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कैप्टनसी करना। सो ये यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किसको ये नया कैप्टन बनाते हैं। आइदर दे कंटिन्यू विद तिम्बा बवूमा या इसके अलावा ये किसी को कंसिडर करते हैं। एनीवेज जो बॉलिंग थी नीदरलैंड की वो शानदार थी। ब्रेंडन ग्लोवर ने 3 विकेटें ली हैं 2 ओवर्स में 9 रन दे के। स्पेयर हेड है नीदरलैंड के, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी इन्होंने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल था वो फ्रेड क्लासन का था। नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर है, 20 रन दे के 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। और बास डिलीडे ने 3 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की हैं। पॉल वैन मीकरन ने भी 1 विकेट हासिल की है। इस मैच में एक कैच पकड़ा डेविड मिलर का रोलफ वेंडर मर्वो ने। रोलफ वेंडर मर्वो जो है इस टूर्नामेंट में इनिशियली इंजर्ड भी हो गए थे और उसके अलावा ये साउथ अफ्रीका की तरफ से 2009 का T20 वर्ल्ड कप खेले थे। तो आज इन्होंने एक नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा है डेविड मिलर का। डेविड मिलर ने ऊंचा शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से जा रहा था और अनबिलीवेबल किस्म का इन्होंने कैच पकड़ लिया जिसने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। अगर देखें तो 5 ओवर में जनूबी अफ्रीका को महज सिर्फ 47 रन चाहिए थे। तो आप देखें और वहां पे डेविड मिलर मौजूद थे और अभी इनकी 6 विकेटें पड़ी हुई थी और वहां पे आके वो नाकाबिले यकीन कैच पकड़ लेना रोलफ वेंडर मर्वो का, इसने गेम को बिल्कुल एक तरफ कर दिया। बाकी नीदरलैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगला वर्ल्ड कप भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब बॉलिंग स्टैट्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी है बड़ी डिटेल के साथ। अब नीदरलैंड के लिए फ्यूचर में क्या इन्हें करना चाहिए, इन्हें यह करना चाहिए कि जो इनका वेटरन ग्रुप है उसे आप साइड लाइन कर दें, जैसे टॉम कूपर है, स्टीफन माइबर्ग है। इसके अलावा जो जो इनके वेटरन प्लेयर्स हैं, जो जो भी 35 साल से ऊपर की एज है, उन्हें साइड पे कर दें। इसके अलावा अब इन्हें चाहिए कि अपना जो नया टैलेंट है, स्पेशली अंडर 19 से इनके काफ़ी सारे लड़के आए हैं, पिछले जो बैच इनका गुजरा उससे लड़के खेले हैं, जैसे शाहरेज अहमद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 से आ रहे हैं। तो इन्हें अब उस ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए और इसी तरीके से इन्हें अब ये भी कोशिश करनी चाहिए कि एक अपना परमानेंट कैप्टन लगा दें T20 और ODIs के लिए। टेस्ट तो भी खेलते नहीं है, तो ये तैयारी करें 2024 के वर्ल्ड कप की। जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अगर ये एक आधा मैच पाकिस्तान से अच्छा खेल जाते तो ये भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाते। तो क्वालिफिकेशन से लेके सुपर 12 तक आ जाना इस टीम के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी एक सेटबैक हो चुका है कि मार्क बाउचर जो उनके हेड कोच हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था वर्ल्ड कप से पहले ही, वो अब मुंबई इंडियन को ज्वाइन करेंगे। तो अब वहाँ साउथ अफ्रीका ने भी एक टेम्परेरी हेड कोच लगाए हैं। सो अब देखते हैं इनका हेड कोच कौन आता है। साउथ अफ्रीका को ये चाहिए कि अब कोई ओवरसीज कोच या ट्राई करें। साउथ अफ्रीका ने बड़े अरसे से, अगर हम देखें, गैरी क्रिस्टन थे, गैरी क्रिस्टन के बाद फिर इन्होंने अपॉइंट किए थे इनके बड़े अच्छे एक हेड कोच थे, ऑटिस गिब्सन को भी इन्होंने लगाया और इसके अलावा रसल डोमिंगो भी इनके साथ काम करते रहे हैं। और प्रॉबेबली अगर मैं गलत ना हूं तो इस वक्त इनके साथ जो है वो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है एनकीवे, वो भी इनके साथ कोचिंग करते रहे। तो काफ़ी सारे साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के इन्होंने कोचेस लगाए हैं। सो अब इन्हें ये चाहिए कि किसी ओवरसीज कोच को ये अपॉइंट करें और अपना एक नया ग्रुप और एक नए कैप्टन के साथ अपनी ये क्रिकेट कंटिन्यू करें। अगले वर्ल्ड कप में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, साल डेढ़ का ही टाइम है और अगला 2023 का वर्ल्ड कप ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है 50 ओवर्स का। तो साउथ अफ्रीका को अब अपने परमानेंट जो सोल्यूशंस हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन इन्हें करके रखने पड़ेंगे पहले से ही, ताकि आगे जाके ये इन्हें इस तरह से एम्बेरसमेंट ना हो। बहरहाल बहुत लकी विन थी आज नीदरलैंड की और पाकिस्तान के लिए भी बहुत लकी विन है। वो मैं अगले अपने व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में किस टीम ने क्या खोया क्या पाया। सो एनी हाउ, हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड के उन्होंने इस मैच में कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया है और जो 4th पोजीशन हासिल कर ली है इन्होंने और साउथ अफ्रीका को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। सो बांग्लादेश को अब प्रोबेबली अगला क्वालिफायर खेलना पड़ेगा वर्ल्ड T20 का। तो
अब देखते हैं बांग्लादेश कैसे अपनी टीम को जो है वो आगे लेके आएगा। नीदरलैंड ने 4th स्पॉट हासिल किया है, साउथ अफ्रीका ने तीसरी पोजीशन ली है और इंडिया का मैच भी एंड हो चुका है, उसका भी अहवाल शेयर करेंगे। इंडिया ने अपना मैच जो है जिम्बाब्वे से जीत लिया है विद अ वेरी वेरी गुड मार्जिन और इंडिया की टीम ने अब पहली पोजीशन हासिल की है। चलें अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूंगा। पॉइंट टेबल आज डिस्कस करने को कुछ है नहीं, सो मैंने बता दिया कि जो जो एलिमिनेट हुए हैं वो हो चुके हैं एलिमिनेट, और बाकी कुछ खास नहीं है पॉइंट टेबल में डिस्कस करने के लिए। बहरहाल स्क्रीन पे फिर भी चल गया पॉइंट टेबल, वो आपके सामने चल रहा है इस टाइम, आप खुद आप एनालिसिस कर लें। पहली पोजीशन जो है वो इंडिया ने हासिल की है और इनके 8 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन है, इनके 6 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट हैं। फिर इसी तरीके से अगर आगे बढ़े तो फिर हॉलैंड है, बांग्लादेश है और आखिरी जो यहाँ पे नंबर मिला है वो जिम्बाब्वे को मिला है। वेरी इंटरेस्टिंग नजर ये आ रहा था कि शायद जिम्बाब्वे ऊपर फिनिश करेगा, लेकिन आज की हॉरिबल डिफीट के बाद ये आखिरी नंबर पे आए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। अपने होस्ट अब्दुल्ला तारिक को इजाजत दीजिए। आगे जाने से पहले मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे चैनल का नारा हॉक आई।